गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विवेक अवस्थी उत्कर्ष अकादमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के अपने इस टॉपिक में हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या ये कहें सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिस्कस करेंगे, मंत्रिपरिषद को डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। अभी हमारा संविधान का भाग 5 चल रहा है। भाग 5 में ही हम ये सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस किया। तो आज के टॉपिक पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो आर्टिकल हम लोग अभी पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंट के साथ में, प्राइम मिनिस्टर के साथ में, वही वो आर्टिकल ही यहाँ पर भी हैं, जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। आर्टिकल 74, 75, ये सारे के सारे आर्टिकल फिर हम लोग यहाँ पर एक बार डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मुखिया होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का अधिकार किसको होता है? प्रेसिडेंट को होता है। लेकिन किसकी एडवाइस पर? यानी प्रेसिडेंट अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंटेड अदर मिनिस्टर्स ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री जो सलाह देते हैं उस पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, और उन मंत्रियों के समूह को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है, मंत्रिपरिषद कहा जाता है। क्लियर? तो आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 75 उसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इसका एक प्रमुख जो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? हम लोग इसी पॉइंट को आगे एक एक आर्टिकल के साथ डिस्कस करते हैं। यहां पर जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उनको देख लें। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी एडवाइस पर? ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। टर्म क्या है? टर्म कोई यहां पर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर का टर्म क्लियर नहीं है तो इनका भी टर्म क्लियर नहीं है। ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होता है। प्रधानमंत्री जब तक है तब तक मंत्रिपरिषद का अस्तित्व है। प्रधानमंत्री अगर रिजाइन कर देते हैं या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, किन्हीं कारणवश प्रधानमंत्री सदन से बाहर हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो निष्क्रिय हो जाता है। क्लियर? इनको शपथ, इनकी प्राइवेसी की ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो वो भी दिलाता है प्रेसिडेंट। क्लियर? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, इनको इनकी गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। यदि ये अपने पद से रिजाइन करें तो ये अपना पद का जो रिजिग्नेशन लेटर होगा वो किसको एड्रेस करेंगे? टू प्रेसिडेंट। एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट को। क्लियर? अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें
कौन सा व्यक्ति जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल हो सकता है, या ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है। अगर उनकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो, मिनिस्टर बनने के लिए व्यक्ति को दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। क्लियर? चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। अगर वो लोकसभा का व्यक्ति नहीं है, सदस्य नहीं है, लेकिन हमको उससे मिनिस्टर बनाना है, तो वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि वो दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है तो मंत्री बनाए जाने से, मिनिस्टर अपॉइंट होने से विद इन अ 6 मंथ उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा। क्लियर? कौन कौन सदन? लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर वो विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता तो उसका मंत्री पद शून्य माना जाएगा। क्लियर? अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो देखो, लोकसभा के लिए एज क्राइटेरिया कितना? 25 ईयर। राज्यसभा के लिए एज क्राइटेरिया कितना? 30 ईयर। और यहां हमने बात क्या की कि दोनों में से किसी एक का सदस्य होगा तो मंत्री बन सकता है। इसका मतलब एज क्राइटेरिया यहां पर अगर हमको डिस्कस करना हो तो हम 30 का एज क्राइटेरिया डिस्कस नहीं करेंगे, यहां पर हम एज क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे 25 का। क्लियर? मिनिमम एज को कंसीडर करेंगे। यही कारण है अगर प्रधानमंत्री के लिए एज पूछी जाती है तो 25 ही आंसर होता है। अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो सैलरी अलाउंसेस जो भी हैं वो समय समय पे पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइंड किए जाते हैं। पार्लियामेंट इस पर निर्णय लेती है टाइम टू टाइम। क्लियर? तो ये बात हमारी हुई मंत्रिपरिषद के बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट की। अगर किन्हीं कारणवश अगर किसी मंत्री को ऐसा लगता है कि वो किसी लॉ के अकॉर्डिंग पद पर रहने योग्य नहीं है तो वो रिजाइन कर देता है, रिजिग्नेशन दे देता है। अगर वो अपने दल से रिजाइन कर देता है, त्याग पत्र दे देता है, इसलिए कि उसका मंत्री पद बच जाएगा, लेकिन वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो उसका मंत्री पद ऑटोमेटिक नल हो जाता है, शून्य माना जाता है, सदस्यता उसकी खत्म हो जाती है। क्लियर? एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट में बना था, दल बदन कानून, इसे एंटी डिफेक्शन एक्ट 1985 भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये बात हुई हमारी। अब हम कुछ बात करते हैं फैक्ट के साथ में। आर्टिकल 74 क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो राष्ट्रपति को क्या करेंगे? सलाह देंगे। राष्ट्रपति को सलाह देंगे। अब देखो, यहां से एक चीज क्लियर नहीं होती कि ये सलाह तो देंगे, क्या ये सलाह बाध्यकारी है, बाइंडिंग है या नहीं? तो संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 42 एंड 44, ये वो संविधान संशोधन है जिनके द्वारा इस एडवाइस को प्रेसिडेंट को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही काम कर सकता है, अदर फंक्शन पर कार्य नहीं कर सकता।
क्लियर। हाँ, एक बार वो रिकंसिडर करने के लिए किसी बिल को कह सकता है, लेकिन अगर उस बिल को दोबारा भेजा गया तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करने होते हैं, राष्ट्रपति को उसकी सलाह पर कार्य करना होता है। क्लियर। तो आर्टिकल 74 क्या कह रहा है? देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, अपने कार्य को करने के लिए, यानी राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उनको करने के लिए उनको सलाह कौन देता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, जिनको वो उनकी सलाह पर करता है। द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर। प्रेसिडेंट ये कह सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिकंसिडर करने के लिए सच एडवाइस एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। अगर रिकंसिडरेशन यानी दोबारा बिल भेजा जाता है या सलाह दी जाती है, उसको रिकंसिडर किया जाता है, रिकंसिडर करने के बाद फिर भेज दिया जाता है, तो राष्ट्रपति उसे करेगा। क्लियर। एक बार वो कंसीडर करने के लिए वापस भेज सकता है, रिवाइज कर सकता है, लेकिन फाइनली उसको दोबारा बोला जाता है तो वो करेगा, क्योंकि हमने आपसे बोला वो बाध्य हो चुका है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के। क्लियर। सेकंड, द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू इन एनी कोर्ट। जो मंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री हैं, वो राष्ट्रपति को जो सलाह देते हैं, उनकी सलाह को कभी किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर। आर्टिकल 75, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, मंत्रियों के अन्य कार्य। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। और जो अन्य मंत्री हैं उनको भी कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। बस फर्क कितना है? किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास 545 सदस्य हैं और इन सब को हम उठाकर मंत्री बना दें। क्लियर। ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए पहले कोई ऐसा नियम नहीं था, लेकिन बाद में नियम बनाया गया 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। 91वां संविधान संशोधन सन 2003 में हुआ, उसके द्वारा यह नियम बनाया गया कि लोकसभा की जो सीट है उनमें उन सीट का 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। क्लियर। 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। तो अगर हम नंबर काउंट करते हैं तो उस नंबर के आधार पर हम देखेंगे कभी भी इस फिगर को क्रॉस नहीं किया जाता। क्लियर। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हमने आपसे पहले बताया कि जो मंत्री का पद होता है इसके लिए टर्म क्लियर नहीं होता, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। हाँ, ये बात सच है, होता राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, लेकिन किसी भी मिनिस्टर को उसको रिजाइन करना है या उसे डिसमिस करना है, इसके लिए राष्ट्रपति को एडवाइस कौन देता है? वो देता है प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को एडवाइस देंगे कि इस मिनिस्टर को हटाया जाए, डिसमिस कर दिया जाए, या उससे कहेंगे कि वो त्यागपत्र दे दे। रीजन क्या होता है? अगर उनके वैचारिक मतभेद हैं, अगर उनके विचार नहीं मिल रहे, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस में प्रेसिडेंट को काम करना है, पार्लियामेंट्री कमेटी, कैबिनेट कमेटी, जिनसे सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। यदि उनके वैचारिक मतभेद होंगे, अगर उनके विचार नहीं मिलते, तो एकता के साथ विकास संभव नहीं है, एक बेहतर विकास संभव नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद से हटाना ही उचित होगा। इसीलिए
एक ऐसे नियम बनाए गए कि प्राइम मिनिस्टर चाहे तो मंत्री पद से मंत्री पद ले सकता है या प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है कि उसे वो बर्खास्त कर दे, डिसमिस कर दे। क्लियर? नेक्स्ट, अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी सदन का सदस्य हो, बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो, हु इज डिसक्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन shall also be disqualified to be appointed as a minister। अगर कोई भी व्यक्ति जो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का सदस्य हो, अर्थात लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, यदि वो, और ऐसा नहीं है कि वो किसी सत्ता दल का व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो सत्ता दल का हो या सहयोगी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, यदि वो उस पर डिफेक्शन लॉ लागू होता है या वो डिस्क्वालीफाई होता है, अयोग्य घोषित होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन लॉ, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल कानून के अंतर्गत वो अयोग्य घोषित होता है, तो उसकी अयोग्यता के साथ ही वो मिनिस्टर पद के लिए, मंत्री पद के लिए अयोग्य हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हम राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा दे दें, पार्टी छोड़ दें, जिससे मंत्री पद बचा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर डिफेक्शन लॉ उस पर लागू होता है, वो डिफेक्शन लॉ का दोषी पाया जाता है, तो मंत्री पद भी उसका बर्खास्त होता है। ऐसा पहले नियम नहीं था, लेकिन ये नियम बनाया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 91वें संविधान संशोधन से 2003 में इस एक्ट, इस पॉइंट को जोड़ा गया। क्लियर? एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 या एंटी डिफेक्शन एक्ट 1985 शेड्यूल्ड 10 10वीं अनुसूची में 1985 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट के समय इस कानून को बनाया गया। क्लियर? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यहां पर देखो एक बात, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है कलेक्टिवली और एक होती है इंडिविजुअली। जब वो मंत्री अपने स्तर पर कोई काम करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिविजुअल। क्लियर? और जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कलेक्टिवली। क्लियर? या ये कहें जब प्राइम मिनिस्टर कोई डिसीजन लेके काम कर रहा होता है, कोई पॉलिसी पर काम कर रहा होता है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। अगर कोई मंत्री स्पेशली अपने क्षेत्र पर कार्य कर रहा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअली होती है। तो जब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो आंसर होता है लोकसभा। क्लियर? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो आंसर क्या होता है? लोकसभा, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, बट मिनिस्टर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू। यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात खत्म हो जाती है, यानी मिनिस्टर्स इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू, आंसर होगा प्रेसिडेंट। क्लियर? अगर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व पूछा जाए तो राष्ट्रपति, और अगर सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व की बात की जाए तो लोकसभा। क्लियर? यहां पर ये बात याद रखना, गलती यहीं पर होती है। हमें कलेक्टिवली पता है लोकसभा, लेकिन इंडिविजुअली शब्द लग जाए तो आंसर हमारा हो जाता है प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद है उसका, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली किसको होगी? प्रेसिडेंट को होगी। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके लिए काम कर रहे हैं, कहां पर काम कर रहे हैं? तो लोकसभा के लिए काम कर रहे हैं। तो और पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, पब्लिक के एक प्रतिनिधि होते हैं, तो उनकी लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से उनका उत्तरदायित्व है। अगर किसी एक मिनिस्टर के विरुद्ध या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार या लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, या सरकार को भंग कर दिया जाता है। क्लियर? प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे देते। ओके, द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू द ओथ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू मिनिस्टर। राष्ट्रपति मंत्रियों की गोपनीयता
की शपथ दिलाते हैं। A minister who is not a member of the parliament for any period of 6 consecutive months shall cease to be a minister. यदि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से वो अगर किसी का सदस्य नहीं है, तो उसको मंत्री बनने से 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा करने में पॉसिबल नहीं कर पाता, अगर ऐसा करने में वो सक्षम नहीं हो पाता है, तो मिनिस्टर पद उसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। The salaries and allowances of ministers shall be determined by the parliament time to time. Clear? Parliament by time to time. हमने इसकी पहले भी बात आपसे की है। नेक्स्ट आर्टिकल 77. All executive action of the government of India. सरकार के जितने भी एक्शंस होते हैं, सरकार के जितने भी कार्यपालिका से संबंधित एक्शन होते हैं या सरकार के जितने भी निर्णय होते हैं, वो सारे के सारे निर्णय भारत सरकार किसके बिहाफ पे लेती है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे लेती है। क्योंकि नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है और रियल हेड प्राइम मिनिस्टर, या हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री है। लेकिन प्रधानमंत्री कार्य तो करेगा, लेकिन किसके बिहाफ पर, राष्ट्रपति के बिहाफ पर। माना वो राष्ट्रपति का जाए। ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी आदेश होंगे, जितने भी विधान होंगे जो बनाए जाएंगे, वो सारे के सारे किसके बिहाफ पर, प्रेसिडेंट। शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन रूल्स टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। किसके द्वारा बनाए जाएंगे, राष्ट्रपति। फर्दर द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट विच इज सो ऑथेंटिकेटेड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। इन पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता, इन पर कोई प्रश्न नहीं किया जाता। ऑन द ग्राउंड इट इज नॉट ऑर्डर टू और इंस्ट्रूमेंट मेड और एग्जीक्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर? क्योंकि जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होंगे, और कर कौन रहा है, प्राइम मिनिस्टर। तो इस पर कोई क्वेश्चन आउट नहीं कर सकते। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट। राष्ट्रपति ऐसे नियम बनाएगा जिससे मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का शासन चलाना या सरकार की नीतियां आसान बन सके, गवर्नेंस इजी हो सके, एंड फॉर द अलोकेशन एमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। क्लियर? ऐसे नियम बनाएगा, अनुभाग देगा, मंत्रियों के मध्य, जिससे कि शासन हमारा क्या हो सके, आसान हो सके। 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हम लोग प्राइम मिनिस्टर के टॉपिक में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री का यह उत्तरदायित्व है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए गए निर्णय और प्रशासनिक कार्यों से वो विधायक विधायिका के हों या कार्यपालिका के हों, उनसे राष्ट्रपति को अवगत कराएगा, सूचित कराएगा। टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल। और राष्ट्रपति को यह अधिकार भी है, आर्टिकल 78 उनको यह राइट्स देता है कि वो प्रधानमंत्री से ऐसी सूचनाओं की मांग कर सके। इफ द प्रेसिडेंट शुड रिक्वायर, यदि राष्ट्रपति को लगता है, टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर। अगर राष्ट्रपति को लगता है वो किसी भी बिंदु को, किसी भी कार्य को, किसी भी आदेश को या किसी भी प्रपोजल को जो उसके पास आया है, उसे कंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर, जो कि निर्णय या जो कि प्रपोजल किसी मंत्री के द्वारा लाया गया और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि उस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई कंसीडर नहीं किया, बट विच हैज नॉट बीन कंसीडर्ड बाय द काउंसिल, परिषद ने उसको कंसीडर नहीं किया, उसे वो राष्ट्रपति दोबारा कंसीडरेशन के लिए भेज सकता है। आर्टिकल 88 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट द हाउसेस।
एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक, प्रत्येक मंत्री को बोलने का, एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस, दोनों सदनों की किसी भी कार्यवाही में बोलने का और बैठने का अधिकार होगा, एनी ज्वाइंट सिटिंग, और संयुक्त बैठक में भी ऑफ द हाउस, एंड एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, और किसी भी संसदीय कमेटी में, समिति में, ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर, जिसमें उसका नाम है, बट ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट, लेकिन ऐसा नहीं है हर जगह उसे वोट करने का अधिकार नहीं होगा, वो बैठने का अधिकारी होगा, बोलने का अधिकारी होगा किसी भी सिटिंग में, चाहे वो लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो या ज्वाइंट सिटिंग हो, या लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई भी हो, हर एक सिटिंग में बैठने का अधिकार होगा, बोलने का अधिकार होगा, लेकिन उसे वोट करने का अधिकार नहीं होगा। क्लियर? इस टॉपिक पर हम लोग इसी आर्टिकल तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल हम नेक्स्ट पोर्शन पर डिस्कस करेंगे इस पर। अब देखो, अगर कंपोजिशन की बात करें, जो हमने बोला था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंपोजिशन की बात करें कि कैसे बनते हैं, तो देखो 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट, स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री, और डिप्टी, उपमंत्री। क्लियर? कैबिनेट, स्टेट, डिप्टी। स्टेट के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक होते हैं कैबिनेट के सहायक, और एक होते हैं आपके इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। स्वतंत्र प्रभार मंत्री, एक कैबिनेट और कैबिनेट के सहायक होते हैं, और एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं और डिप्टी होते हैं। सब कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव तो नहीं होता कि हर व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, तो कैबिनेट के साथ साथ जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है वो एज लाइक कैबिनेट मंत्री ही होता है, एज लाइक कैबिनेट मंत्री ही होता है जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है, और ये होते हैं कैबिनेट के सहायक, जैसे फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। क्लियर? यहां पे होंगे फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर, वित्त राज्य मंत्री, जो कि वित्त मंत्री के सहायक होंगे। क्लियर? और ऐसे ही अगर कोई स्वतंत्र प्रभार मंत्री है तो वो स्वतंत्र होता है, वो कैबिनेट के सहायक के रूप में कार्य नहीं करता। जो इस कैबिनेट के सहायक होते हैं ये रिपोर्ट करते हैं कैबिनेट को, और कैबिनेट रिपोर्ट करता है पीएम को। क्लियर? और पीएम रिपोर्ट करेंगे सीधे प्रेसिडेंट को। लेकिन जो इंडिपेंडेंट होते हैं ये सीधे रिपोर्ट करते हैं किसको? पीएम को। क्लियर? ये सीधे पीएम को रिपोर्ट करते हैं। और जो डिप्टी होते हैं इनको दिए जाते हैं प्रशासनिक कार्य। कौन से कार्य दिए जाते हैं? प्रशासनिक कार्य। कैबिनेट में कौन कौन आ जाते हैं? तो अगर कैबिनेट की बात करें तो ये क्लियर हुआ, एक तो कैबिनेट, दूसरे स्टेट और डिप्टी। स्टेट के 2 पार्ट, कैबिनेट और इंडिपेंडेंट। कैबिनेट के जो सहायक होते हैं और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होते हैं ये सीधे पीएम को रिपोर्ट करते हैं। अब अगर बात करें कैबिनेट में कौन कौन आ जाते हैं, तो जैसे आपका एक हो गया फाइनेंस, होम गृह मंत्रालय, डिफेंस रक्षा मंत्रालय, फॉरेन विदेश मंत्रालय, ये आपके आ जाते हैं जो कैबिनेट में आते हैं। ऐसे कुछ मंत्रालय होते हैं और फिर कैबिनेट के सहायक के रूप में शामिल हो जाते हैं। क्लियर? अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये होता है पीएम और ये होता है आपका कैबिनेट। क्लियर?
और कैबिनेट के बाद फिर ये होता है आपका स्टेट, और फिर ये होता है आपका डिप्टी। क्लियर? ये पोर्शन होता है आपका कैबिनेट का, और ये पोर्शन होता है आपका स्टेट का। और इसी स्टेट में दो हो जाते हैं आपके, एक हो जाते हैं इंडिपेंडेंट और एक हो जाते हैं असिस्टेंट, सहायक के रूप, और ये पोर्शन हो जाता है आपका डिप्टी का। अब एक चीज, ये कंप्लीट जो मेंबरशिप होगी, ये जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ये कभी भी 15% ऑफ सीट ऑफ लोकसभा से अधिक नहीं होंगे, नॉट मोर देन। क्लियर? नॉट मोर देन। ओके। अब हमने आपसे बोली बात कही थी कैबिनेट के फंक्शंस क्या होते हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल बोला जाता है। मंत्रिमंडल जो बेसिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इनिशियल फ्रेम में ऐसा कोई नाम नहीं था, तो रोल ऑफ कैबिनेट बाद में बन गया। इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन आवर पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो हमारा राजनीतिक प्रशासनिक सिस्टम है, उसमें हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। ये निर्णय लेते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो पीएम और कैबिनेट, बाकी इसमें शामिल नहीं होते। हाँ, जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं वो इसमें जरूर बुला लिए जाते हैं, क्योंकि वो एज ए कैबिनेट काम करते हैं। इट इज द चीफ पॉलिसी फार्मुलेटिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये केंद्रीय सरकार की नीतियों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इट इज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये केंद्रीय सरकार की सर्वोच्च कार्यकारी संस्था होती है। इट इज चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। केंद्रीय प्रशासन में प्रमुख समन्वय की भूमिका निभाती है। इट इज एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट एंड इट्स एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन हिम। क्लियर? ये वो एडवाइजरी बॉडी है जो राष्ट्रपति को सलाह देती है, और ये सलाह उन पर बाध्य होती है। इट इज द चीफ क्राइसिस मैनेजर एंड दस डील्स विद ऑल इमरजेंसी सिचुएशन। आपातकाल के दौरान एक प्रमुख आपात समन्वय प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं। इट डील्स विद ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर। वित्तीय और विधायी मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड सीनियर सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन। और इनका नियंत्रण होता है उच्च पदों पर, संवैधानिक और प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति में। इट डील्स विद ऑल फॉरेन पॉलिसीज एंड फॉरेन अफेयर्स। और विदेशी नीतियों और विदेशी मुद्दों पर ये निर्णय लेते हैं, नियम बनाते हैं। एक चीज और, कैबिनेट जो मंत्रिमंडल होता है और मंत्रिपरिषद, इनकी संख्या अधिक होती है। पीएम, कैबिनेट, स्टेट और डिप्टी। ठीक, मंत्रिमंडल की संख्या कम होती है, पीएम और कैबिनेट, बस ये दल होता है। ये निर्णय जो लेते हैं, जो मंत्रिपरिषद में निर्णय लिया जाता है, जो मंत्रिपरिषद में निर्णय लिया जाता है उसमें तो मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। अन्यथा निर्णय यहां पर ले लिया जाता है, इन पर सलाह जरूरी होती है तो इनसे मांगी जाती है। क्लियर? इनका आर्टिकल 74 और 75 में वर्णन है, जबकि मूल संविधान के साथ में ऐसा कोई वर्णन नहीं था। क्लियर?
44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। जब मंत्रिमंडल की बैठक न होकर प्रधानमंत्री अपने आवास पर बुलाकर कुछ निर्णय कर लेते हैं, ऐसे ही मंत्रिमंडल सदस्य को या ऐसे ही सदस्य दल को किचन कैबिनेट भी बोल दिया जाता है। किचन कैबिनेट भी बोल दिया जाता है, जिनके साथ प्रधानमंत्री बुला करके निर्णय कोई भी ले लेते हैं। क्लियर? तो जो मंत्रिमंडल होता है उसकी संख्या कम होती है, निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को भेजता है। यहां पर जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय मंत्रिपरिषद को भेज दिया जाता है। और मंत्रिमंडल मूल संविधान में नहीं था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बना, और मंत्रिपरिषद मूल संविधान में है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 74 और 75 में है। क्लियर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट के लिए कुछ तथ्य हैं जो बोले गए, जैसे द कैबिनेट इज द स्टीयरिंग व्हील्स ऑफ द शिप ऑफ स्टेट। क्लियर? किसी भी देश यानी किसी भी राज्य की या राज्य रूपी जहाज का जो स्टीयरिंग है वो कैबिनेट है। ये कहा रामसे मुयर ने। लोवेल ने क्या कहा? द कैबिनेट इज द की स्टोन ऑफ द पॉलिटिकल आर्च। राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रमुख बिंदु है, की स्टोन है। ग्लैडस्टोन कहते हैं द कैबिनेट इज द सोलर और अराउंड विच द होल पॉलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व्स। एक सूर्य है जिसके चारों ओर, एक सौर है जिसके चारों ओर सारी राजनीतिक मशीनरी घूमती है। द कैबिनेट इज द मैग्नेट ऑफ पॉलिसी। सारी नीतियों का प्रमुख है कैबिनेट। बारकर, द कैबिनेट इज द सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार को निर्देशित करने का एक उपक्रम है कैबिनेट। एलएस एमरे। द कैबिनेट इज द कोर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। इट प्रोवाइड्स यूनिटी टू द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट एक वो इंस्ट्रूमेंट है, एक संस्था है, एक संवैधानिक पद्धति है जिसके द्वारा ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एकता, प्रोवाइड्स यूनिटी प्रदान होती है। और उन्हीं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रभावित है। ये कहा सर आइवर जेनिंग्स ने। ठीक, तो इसी के साथ हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू क्लास।